हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम और अपने चैनल केमिस्ट्री मेट्स पर तुम्हारा स्वागत करते हैं। केमिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मेट्स का मतलब होता है दोस्त। तो अब जो है हमने अपने आप को तुम्हारा दोस्त डिक्लेयर कर दिया है। हमें तुम्हारे दोस्त अमित गुप्ता। चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले लेक्चर में जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो वहां पर हम लोगों ने डुअल नेचर ऑफ मैटर के डुअल नेचर के बारे में पढ़ा था और कहा था इलेक्ट्रॉन में दो तरह का नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव भी है। और हमने पिछले क्लास में तुम्हें समझाया था कि वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हम लोग डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट करते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनों के वेव नेचर को प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस यही मेरा मुद्दा है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनों का वेव नेचर प्रूव कर पाएंगे। तो चलो, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हमने इलेक्ट्रॉन को जोर से फेंका, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमको दिखाई पड़ रहा है ये सीधी लाइन में चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव की तरह से आगे बढ़ रहा है। वेव की तरह से आगे बढ़ रहा है तो इसका वेवलेंथ है और वेवलेंथ h/mv, डी ब्रूगली इक्वेशन पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी इक्वेशन से हम लोग इसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, v जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब कह दो कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए कहा जाए, तो इलेक्ट्रॉन को आगे हम कैसे बढ़ाएं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है। हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने कोई भी चार्ज क्यू रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज क्या करता है, मूव करता है। कैसे मूव करता है हम इसको समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज अपने पास एक ऊंची बिल्डिंग है, उसके सामने एक थोड़ी सी कम ऊंची बिल्डिंग है, यहां से यहां तक हम एक प्लेटफॉर्म बना दें। ठीक, प्लेटफॉर्म पे ढलान रहेगी, एक बॉल यहां पर रखो, बॉल अपने आप उधर लुढ़कना शुरू हो जाएगा। क्यों, तुम कहोगे ढलान है और हम कहेंगे एनर्जी का मामला है। प्रत्येक सिस्टम अपने आप को मिनिमम एनर्जी वाले स्टेट में रखना चाहता है। तो यहाँ बॉल की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ बॉल की एनर्जी कम है, तो बॉल लोअर एनर्जी की तरफ भागना शुरू करेगा। ठीक, और भी मौका मिलेगा, यहाँ तुमने बैरियर नहीं लगाया है तो लुढ़क करके नीचे सीधा जमीन पर चला आएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉल की एनर्जी और भी कम रहेगी। तो बॉल हमेशा मिनिमम एनर्जी की तरफ जाता नजर आएगा। तो यहाँ सपोज तुमने रोकने का इंतजाम नहीं किया तो बॉल यहाँ से लुढ़केगा, जमीन पर आ जाएगा। जमीन के आगे भी क्या इधर कुछ गड्ढा वड्ढा है तो बॉल यहाँ से भी लुढ़कते हुए क्या करेगा, फाइनली गड्ढे में आकर के रुकेगा। तो बॉल को मिनिमम एनर्जी स्टेट चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी की तरफ बढ़ता रहेगा, अपनी एनर्जी को खो करके मिनिमम एनर्जी में जाने की कोशिश करता रहेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर चार्ज, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल। तो जो चार्ज है, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागना शुरू कर देता है। नेगेटिव चार्ज इसका उल्टा चलेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है तो हम लोग कहते हैं कि यहां पर जो चार्ज है इसकी काइनेटिक एनर्जी वो Q इंटू V के बराबर होगी, चार्ज मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, चलो हमने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, अभी जनरल चार्ज को ही लेकर के चलते हैं ना। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू V के बराबर है। साथ ही साथ ये चार्ज अगर कह दो कि एक पार्टिकल है कोई, तो इसका मास भी होगा, मास चलो मान लिया m, ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ हो गई होगी, वेलोसिटी कह दो v। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2 mv²। और दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तुम क्या लिखोगे, 1/2 mv² इज इक्वल टू Q इंटू V। दोनों साइड में इधर भी m से और इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर m से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा,
ये जो है 1/2 m इंटू एम मिला करके m स्क्वायर v स्क्वायर, और ये q v m। ठीक, ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है, दोनों में अंतर करना। ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। 2 को भी उस साइड भेज दो, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2q v m, राइट। स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा m इंटू वी बराबर 2q v m ओवर द रूट, मतलब अंडर द रूट। तो ये हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया, चलो कह देते हैं ये है इक्वेशन 1। अब हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन पर आ जाए। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी होता है इक्वेशन 2। ये वाला वैल्यू उठा करके यहां पर रख दो, h अपॉन अंडर रूट में 2q v इंटू एम। तो अगर कोई भी चार्ज है, किसी भी चार्ज को हमने मूव करने के लिए छोड़ दिया है पोटेंशियल वोल्ट अप्लाई करके, तो वो चार्ज मूव करेगा, वो वेव का नेचर रखेगा और उसका वेवलेंथ हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई कर लिया, और ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ये सब पेपर पर चल रहा है, अभी हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। ये वेवलेंथ सही है कि नहीं सही है मेरे को नहीं पता, हमने मान करके चला कि इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर होगा, या वेव की तरह से चलता होगा और वेवलेंथ होता होगा, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये कितना सही है कितना नहीं सही है, इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इस फॉर्मूले को याद रखना ना, इससे हमने वेवलेंथ निकाल लिया है, मान लिया कि हमने वेवलेंथ निकाल लिया। अब हम लोग डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो हम लोग कोई एक अच्छा सा क्रिस्टल उठा लेंगे, जैसे हमने निकल का क्रिस्टल ले लिया, एक हमने क्रिस्टल ले लिया। क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स का लेयर होगा, ये एटम्स का एक लेयर, फिर ये एटम्स का दूसरा लेयर। उसी को हमने जो है इन लाइनों से दिखाया है कि एटम्स के कई सारे लेयर हैं, इन बॉल्स को हटा देते हैं ताकि डायग्राम साफ सुथरा रहे। अब इस पर क्या करो, एक्सरेज। एक्सरेज बोले तो वेव्स, एक्सरे वेव इस पर हम दे रहे हैं। तो एक्सरे वेव क्या होगा, आया, आकर के टकराया, टकरा करके ऐसे मुड़ गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। एक्सरे वेव जो है टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गया। फिर दूसरा एक्सरे वेव, वो भी आया, वो भी ऐसे टकराया, इसी के ठीक नीचे यहाँ पर टकराने की कोशिश करेंगे हम लोग, बिल्कुल इसी के ठीक नीचे टकराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से टकराया और टकरा करके वो जो ऐसे फिर इसी के पैरेलल, जैसे ये जा रहा है वैसे पैरेलल आया था और पैरेलल जा रहा है। तो एक एक्सरे वेव आई, टकरा करके इधर गई, दूसरी वेव एक्सरे वेव आई, वो भी टकरा करके इधर गई। तो वेव मतलब जरूर कुछ इस तरह का वेव चलता होगा उसमें। एक्सरे तो वेव है, इसमें सोचना ही नहीं है। तो इस तरह से वेव जो है चल रहा है, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचने के बाद इसने अपना रास्ता बदला, भी ऐसे ऐसे चलने लगा। इसी तरह से इधर की तरफ भी हम देखें तो एक वेव है जो भी ऐसे चल रहा था, यहाँ पर रास्ता खत्म। अब यहां से उसने क्या किया, अपना रास्ता बदला और ये इधर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक, इन दोनों के बीच में हम लोग अगर इस वेव और इस वेव के बारे में देखें तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। अगर यहां से मैं ऐसे लाइन एक खींच दे, ये, और यहां से ऐसे लाइन खींच दे परपेंडिकुलर, इस पर डाल दे, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, इस पॉइंट को नाम दे दो सी। तो ए से बी से सी तक ये दूरी एक्स्ट्रा, इस वेव को एक्स्ट्रा दूरी चलनी पड़ रही है। ठीक, इस वेव को एक्स्ट्रा दूरी चलनी पड़ रही है। कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा होगा हम लोग सोच सकते हैं, अगर थोड़ा सा सोचना चाहें तो। कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा होगा हम लोग सोच सकते हैं। अब वेव्स में होता क्या है, हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे ताकि पीछे जगह बचा रहे हम लोगों के डिस्कशन के लिए। अगर एक वेव है, ठीक, हम लोग पहले एक लाइन ऐसे बना लें। एक वेव है, वेव इस तरह से चल रहा है और उसी के साथ एक दूसरा वेव है, वो भी चल रहा है। ठीक, उसी के साथ एक दूसरा वेव है, वो भी चल रहा है। ये दूसरा वेव चल रहा है और कुछ इस तरह से चल रहा है कि जब इसका पीक बना तब इसका भी पीक बना। जब ये नीचे गड्ढे में गिरा तो ये भी नीचे गड्ढे में गिर गया। फिर जब इसका पीक बना तो इसका भी पीक बना। फिर जब ये नीचे गड्ढे में गिरा तो ये भी नीचे गड्ढे में गिर गया। फिर जब इसका पीक बना तो इसका भी पीक बना। फिर जब ये नीचे गड्ढे में गिरा तो ये भी नीचे गड्ढे में गिर गया। तो कुछ इस तरह से जो है ये दोनों वेव्स साथ साथ चल रही हैं। दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करोगे तो क्या होगा, दोनों मिक्स करके एक बहुत पावरफुल वेव बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस। पॉजिटिव
इंटरफेरेंस। एक निगेटिव इंटरफेरेंस भी होता है, जिसमें सपोज मेरे पास एक वेव है, ये इस तरह से चल रहा है, और इसी के साथ एक इसी के स्ट्रेंथ का दूसरा वेव है जो इसके ठीक अपोजिट चल रहा है। जब ये ऊपर उठा उस समय ये नीचे गिरा, फिर जब ये नीचे गिरा उस समय ये ऊपर उठा, फिर जब ये ऊपर उठा तो ये नीचे गिरा, फिर जब ये नीचे गिरा तो ये ऊपर उठा, फिर ये ऊपर उठा तो ये नीचे गिरा, और ये नीचे गिरा तो ये ऊपर उठा। जब इन दोनों को मिलाओगे तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जीरो वेव। इसे तुम कहते हो निगेटिव इंटरफेरेंस, राइट। तो वही चीज अगर हम अपने एक्सरे वाले डायग्राम में देखें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। लेकिन इन कंप्लीट पॉजिटिव इंटरफेरेंस करने के लिए क्या जरूरत है, जब ये यहां पर ऊपर उठा तो ये भी यहां से, देखो ये यहां से नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अभी इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कुछ निगेटिव टाइप का इंटरफेरेंस करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां से हम एंगल चेंज करते रहते हैं, कभी इसको इस एंगल पे डाला, कभी इसको इस एंगल पे डाला, कभी इसको इस एंगल पे डाला। तो अलग अलग एंगल पर करते करते कभी न कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है। तो जब पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा तो इधर जो प्रोड्यूस होने वाला वेव होगा वो बहुत पावरफुल वेव बन जाएगा। मेरे को उसी पावरफुल वेव को पकड़ना है, मेरे को पकड़ना है कि कितने कितने एंगल पर वेव का पावर मजबूत हो जाता है। तो हम उन एंगल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जाके लैब में एंगल्स का पता लगा लेते हैं। मान लो 30 डिग्री पर एक बार हुआ, एक बार 55 डिग्री के एंगल पर हुआ, एक बार 75 डिग्री के एंगल पर हुआ, तो हम इन एंगल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ से इसका एंगल जो है हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, कभी थोड़ा इधर से डाला, कभी थोड़ा इधर से डाला, कभी थोड़ा इधर से डाला। और ये जो एंगल है, हम लोग दूसरा डायग्राम अब बनाते हैं। ये जो है, यहां से एक्सरे आया, टकराया, गया, और फिर इधर से एक्सरे की दूसरी बीम इसी के ठीक नीचे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर, यहां से ये गया और ये इधर से आया, और ये एंगल कह दो थीटा है, ये एंगल थीटा है। और थीटा एंगल पर मेरे को पॉजिटिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस का मतलब हम लाइन को यहां से ऐसे बढ़ा दें, इसको यहां से ऐसे बढ़ा दें। इसका मतलब अगर ये यहां से ऐसे उठ रहा था वेव, तो यहां पर भी वेव जस्ट ऐसे उठ रहा होगा। जब यहाँ पर जब वेव ऐसे नीचे गिर रहा था तो यहाँ पर भी वेव जो है नीचे गिर रहा था। फिर ये जब ऊपर उठ रहा था तो ये भी ऊपर उठ रहा था, जब ये नीचे गिर रहा था तो ये भी नीचे गिर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक बहुत ही पावरफुल वेव बना लेंगे, और हमने थीटा उसके लिए रिकॉर्ड कर लिया। और तुम ध्यान से अगर समझो तो ये वाला वेव यहां तक चला, ये वाला वेव भी यहां तक चला, फिर ये वेव यहां से चलना शुरू कर रहा है, ये वेव भी उसी तरह से यहां से चलना शुरू कर रहा है। ठीक, ये इतनी दूरी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये इतनी दूरी एक्स्ट्रा है जो इस वाले वेव को चलनी पड़ रही है। इस एक्स्ट्रा दूरी को क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी। इसको कह दो वेव 1 और इसको कह दो वेव 2। तो ए बी प्लस बी सी क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव 2। ठीक, दूसरे वेव से ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस, दूसरे वेव में जो है इतनी एक्स्ट्रा दूरी चली है। अब तुम लोग कभी कभी जो है मैदान में खेलने जाओ तो देखते हो कुछ लोग मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। मान लो दो बंदे जो है या कुछ बंदे जो है मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। दो बंदे हैं जो मैदान में इधर की तरफ अपना ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। दोनों शुरू में साथ में थे, फिर ये तेजी से दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया, ये थोड़ा पीछे रह गया। फिर ये दौड़ते दौड़ते पीछे से अगर आकर के इसने इसको पकड़ा है तो इसका मतलब इसने एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाया होगा। समझ रहे हो मेरी बात ना। फिर ये पीछे से आकर के इसको दोबारा पकड़ लेता है, मतलब इसने एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा लिया उसकी तुलना में। फिर से दोबारा फिर दौड़ा, फिर से आकर के एक बार और पकड़ लिया पीछे से आकर के, मतलब 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए। तो एक साथ फिर से मिलने के लिए या तो 1 चक्कर एक्स्ट्रा लगाएगा तब जाकर के उससे मिलेगा, 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाएगा तब जाकर के उससे मिलेगा, 3 चक्कर एक्स्ट्रा लगाएगा तब जाकर के उससे मिलेगा। स्पेशली किसी एक ही पॉइंट पर मिलने की बात हो रही है। मुलाकात ऐसी कि मान लो इसी पॉइंट पर दोनों हर बार मिलते हैं, तो इसी पॉइंट पर हर बार मिलने के लिए या तो 1 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, या तो 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, या तो 3 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, या तो 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, तभी जाकर के उससे इसी पॉइंट पर हर बार मिलेगा। नहीं तो अंट संट अलग अलग पॉइंट्स पर मिला करेगा। तो वही चीज अगर हम यहाँ पर भी देखें कि दोनों वेव्स यहाँ पर आकर के मिल जा रहे हैं, मतलब इसने जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चला है, ये एक्स्ट्रा दूरी जो ट्रेवल की है, इसमें क्या होगा, या तो 1 चक्कर लगाया होगा, एक ऑसिलेशन किया होगा,
या तो 2 ऑसिलेशन किया होगा, या तो यहां से यहां तक 3 ऑसिलेशन किया होगा, या तो यहां से यहां तक 4 ऑसिलेशन किया होगा, 5 ऑसिलेशन किया होगा, या बोल दो n ऑसिलेशंस। ठीक, n एक्स्ट्रा ऑसिलेशंस उसने किए होंगे। और एक ऑसिलेशन में कितनी दूरी चलता है? एक ऑसिलेशन में जो दूरी होती है उसको तुम वेवलेंथ बोलते हो। तो n एक्स्ट्रा ऑसिलेशन मतलब n इंटू लैम्डा दूरी उसने चली होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी प्लस बी सी जो है n इंटू लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ठीक, n इंटू लैम्डा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, नहीं तो दोनों अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं मतलब n पूरे चक्कर लगाए होंगे, n बार कंप्लीट ऑसिलेशन बीच में इसने जरूर किया होगा, तभी ये आकर के सेम फेज में इनकी मुलाकात हो रही। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा लिखिए। अच्छा, अब इतने पोर्शन को थोड़ा सेपरेट करके हम लोग देखते हैं ना, उसी में खिचड़ी हो गई। तो ये और ये ए, ये बी, ये सी, ये जो दूरी है, इस दूरी को इस डायग्राम में देखा तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच की दूरी है, इसे स्मॉल डी से दिखा देते हैं। और प्रत्येक क्रिस्टल के लिए डी का वैल्यू जो है फिक्स रहता है। तो हम जो क्रिस्टल लेंगे मेरे को पता होगा कि डी का वैल्यू क्या है। डी मेरे लिए अननोन नहीं है, हम ऐसा क्रिस्टल चुनेंगे मेरे को डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो मेरे को डी पता है, हम डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दूरी है ना, ये वाली दूरी यहाँ पर, इसी को हम कह रहे हैं डी। ठीक, और फिर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी जो है इधर थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल जो है थीटा हो गया, और इधर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब तुम लोग साइन कॉस टेन जानते हो ना, साइन थीटा इस एंगल के लिए लिखे तो सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होता है ए बी बाई ये जो उसका हाइपोटीनस है डी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर डी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ए बी बराबर डी इंटू साइन थीटा, और ध्यान देना जो ए बी है वही बी सी भी है, तो बी सी बराबर भी डी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो या फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर 2 इंटू डी इंटू साइन थीटा, और ए बी प्लस बी सी जो है वो एन लैम्डा के बराबर था, एन लैम्डा। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, या फिर यहां से हम लैम्डा निकालना चाहें तो 2d साइन थीटा बाई एन। ये फॉर्मूला हमने बना लिया। इस फॉर्मूले में d कहां से मिलेगा? मेरे को क्रिस्टल चुन करके लेना पड़ेगा जिसके लिए d का वैल्यू मेरे को पता हो। थीटा कहां से मिलेगा? अलग अलग एंगल्स हम लोग ट्राई करेंगे, किसी न किसी एंगल पर अपना काम बनेगा, जिस एंगल पर काम बनेगा उस एंगल को रिकॉर्ड कर लिया, तो थीटा मेरे को मिल जाएगा। ये वाला d मेरे पास हो गया, थीटा हो गया। n क्या है? किसी न किसी एंगल पर होगा, मान लो पहली बार 30 डिग्री पर हो गया, अगली बार 45 डिग्री पर काम हो गया, अगली बार 55 डिग्री पर काम हो रहा है, तो 30 डिग्री के लिए n का वैल्यू 1, 45 डिग्री दूसरी बार हुआ, रिपीट हो रहा है वो चीज, तो n इक्वल टू 2, फिर 55 डिग्री पर तीसरी बार रिपीट हो रहा है तो n इक्वल टू 3। तो इस तरह से n का वैल्यू भी मेरे को एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से थीटा मिल गया, एक्सपेरिमेंट से n मिल गया, क्रिस्टल में d मेरे को पता है, लैम्डा निकाल सकते हैं। किसका वेवलेंथ निकाल लिया हमने? तो हमने यहां पर किस चीज का इस्तेमाल किया? एक्सरेज का, एक्सरेज का इस्तेमाल किया। मेरे को इलेक्ट्रॉन को चेक करना है तो हम एक्सरे ना इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करें, हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करें। अगर इलेक्ट्रॉन भी एक्सरे की तरह वेव नेचर रखता होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक्सरे की तरह वेव नेचर रखता होगा, तो ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन बीम के साथ भी होगा। तो हम अब एक्सरे न लेकर के इसके बदले क्या ले लें? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम भी वैसा ही बिहेव कर रहा है, अगर एक्सरे जैसा बिहेव करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही सब कुछ होगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यहां से ये लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ेगा ना, जानते हो ना, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी वो वेव की तरह से होगा। तो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए हम क्या करेंगे? हम पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, और वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। ऊपर कहा था ना पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दो, वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इस्तेमाल करो। तो इस्तेमाल करोगे पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन बीम बनेगा, इलेक्ट्रॉन बीम क्रिस्टल के अंदर जाएगा और ऐसे जो है इंटरफेरेंस शो करेगा। और हम अब इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ दोबारा निकालेंगे। एक बार ऊपर निकाला था, ठीक, h/√QV2QVm से निकाला था। ऊपर जो फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने कि लैम्डा इज इक्वल टू h/2QVm अंडर रूट में, इस फॉर्मूले से एक बार वेवलेंथ उधर निकाल लिया था।
और वही वाला इलेक्ट्रॉन बीम इधर अप्लाई किया, इसका वेवलेंथ इधर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया। ठीक, दोनों को कंपेयर किया, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन भी जो है एक्सरेज की तरह से या वेव्स की तरह से काम कर रहा है, और अगर सेम नहीं है तो मतलब जो है कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। तो डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया, अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि डी ब्रोगली इक्वेशन से जो वेवलेंथ निकालते हैं, और इधर इस इक्वेशन को ब्रैग्स इक्वेशन भी कहते हैं। कभी कभी सॉलिड स्टेट में तुम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है, ब्रैग्स इक्वेशन, और ये डी ब्रोगली इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म। तो वेवलेंथ को हमने दोनों इक्वेशन से निकाल लिया, डी ब्रोगली इक्वेशन से भी निकाल लिया, ब्रैग इक्वेशन से भी निकाल लिया। बस यहां ध्यान दिया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराया है उसी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी मूव कराएंगे, नहीं तो वेवलेंथ बदल जाएगा। तो इधर भी वेवलेंथ कैलकुलेट किया, इधर भी वेवलेंथ कैलकुलेट किया, दोनों वेवलेंथ सेम आ गए। इट मींस इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, और डेविसन जर्मर ने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि यस ऐसा ही होता है कि इधर से वेवलेंथ निकालो, उधर से वेवलेंथ निकालो, दोनों से आने वाला वेवलेंथ सेम दिखाई पड़ रहा है, नियरली सेम दिखाई पड़ रहा है। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें सच में वेव नेचर होता है। तो इस तरह से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनों में वेव नेचर को प्रूव करता है। और एक बार जब इलेक्ट्रॉन में प्रूव हो गया तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम किसी दूसरे पार्टिकल में ना प्रूव कर सके। बस मेरे को वैसा सिस्टम, वैसा सेटअप चाहिए। प्रत्येक पार्टिकल के साथ हर बार वैसा सिस्टम बना नहीं पाते, इसलिए एक ही चीज को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रूव कर दिया तो सबके लिए भी काम करेगा। तो अब इस चीज को हम साफ साफ कह सकते हैं कि प्रत्येक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसमें वेव नेचर होता है, और पार्टिकल बड़ा है वेव नेचर इनसिग्निफिकेंट होगा, उसको इग्नोर कर दो। जैसे पत्थर का टुकड़ा हमने फेंका, उसमें भी वेव नेचर है, बट इग्नोर दैट। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमने फेंका, उसमें वेव नेचर है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसमें वेव नेचर होगा, तो इसको इग्नोर हम नहीं कर पाएंगे। वेव नेचर उसका सिग्निफिकेंट होगा, और इस सिग्निफिकेंट वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी तुम कैलकुलेशंस करोगे नॉर्मल तरीके से, जो कैलकुलेशन पत्थर पर करते थे वो कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन पे करोगे, फेल हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पत्थर वाले फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम नहीं करेंगे। तुम फेंकते हो कि पत्थर जो 10 मिनट के बाद वहां जाके गिरेगा, अब तुम फेंक रहे हो कि इलेक्ट्रॉन भी 10 मिनट के बाद वहां जाकर के गिरेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो बीच में लगा लहराने वेव की तरह से, तो पता चला देर में जाके गिरा, जब गिरना था वो नहीं गिरा। तुम कैलकुलेट करके फेंक रहे हो कि पत्थर ऐसे फेंकेंगे तो उधर जाकर के उतनी दूरी पर जाकर के गिरेगा। इलेक्ट्रॉन को तुमने फेंका, इलेक्ट्रॉन अपना मस्त लहराता हुआ जो है जा रहा है, जाकर के जहां गिरना था वहां न गिर के कहीं और गिर गया। तो इलेक्ट्रॉन पर पत्थर वाले कैलकुलेशन नहीं किए जा सकते। इलेक्ट्रॉन और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए हमारे पास पूरा का पूरा नया सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिक्स। उसके थ्रू कैलकुलेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन के बारे में वहां से सही रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। तो इस क्लास में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स नहीं स्टार्ट कर सकते, खिचड़ी नहीं पकाएंगे तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को जाना, ये समझा कि इलेक्ट्रॉन में दो तरह का नेचर होता है और हम दोनों नेचर को बाय एक्सपेरिमेंट्स बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो वहां से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की असली शुरुआत होगी। अभी तो बस बैकग्राउंड 2 लेक्चर से हम लोग क्रिएट कर रहे थे। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर तुम असली में देखोगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसा कैसा होता है। तो बस इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और चलते चलते एक चीज, जो भी लिखते हैं वो सब PDF में कन्वर्ट करके नीचे लिंक में डाल देते हैं, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो।